नाउ अपील्स एंड रिवीजन के साथ साथ एक चीज़ और कवर करते हैं, एक चीज़ और कवर करेंगे, कौन सी? एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग क्या होता है सर? एडवांस रूलिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आती है, अभी अलग कंसेप्ट स्टार्ट हो चुका है, कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, थोड़ा सा थम जाते हैं, चलिए थोड़ा धीरे धीरे मैं बताता हूं। एडवांस रूलिंग नए कंसेप्ट पे आ चुके हैं। पहला कंसेप्ट हमने डिमांड रिकवरी का आज कवर किया है, दूसरा कंसेप्ट हमने अपील एंड रिवीजन का कवर किया है, तीसरा कंसेप्ट अब आज का पढ़ने जा रहे हैं एडवांस रूलिंग का। एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है? आपको कंफ्यूजन हो रही है, आपको कंफ्यूजन हो रही है कि भाई मुझे जीएसटी नंबर लेना है कि नहीं लेना है, आपको कंफ्यूजन हो रही है मेरे जीएसटी के ऊपर क्या रेट लगेगा, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, किस रेट से मैं टैक्स चार्ज करूं। तो ये कंफ्यूजन जो है इसको दूर करने का काम आप अगर देखिए, आप अगर गलत तरीके से करेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर, हम अभी हम पढ़ के आए कि आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, आपका जो है 73-74 में ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो आप क्या कीजिए, एडवांस रूलिंग के नाम से ही पता चल रहा है एडवांस में रूल आ गया। एडवांस रूलिंग का मतलब एडवांस में रूल आ गया। एडवांस में रूल आने का मतलब क्या होता है सर? मतलब एडवांस रूलिंग जो है वो आपको बताएगी कि भाई आपका ये केस है, तो वो केस टू केस बेसिस पे बताती है, आप इस केस में ऐसा ट्रीटमेंट कीजिए जो हमको लगता है ठीक है, जो हमारे हिसाब से ठीक है। तो एडवांस रूलिंग का जो वो होता है, एडवांस रूलिंग का जो डिसीजन होता है वो जो है क्या होता है, एडवांस रूलिंग का जो होता है उसके थ्रू, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो फिर काम किया जाता है। ठीक है, अब पढ़िए इसको ध्यान से। एलिजिबल पर्सन, पहली चीज तो हर कोई फाइल नहीं कर सकता, एक एलिजिबल पर्सन फाइल कर सकता है। अब एलिजिबल पर्सन कौन है? या तो वो रजिस्टर्ड पर्सन हो, जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, या फिर डिजायरियस टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। और जीएसटी से मेरा लेना देना ही नहीं है, मुझे रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना। आप अपीलेंट अथॉरिटी, पहली बात तो नॉर्मल जाते ही नहीं, इसकी फीस पता है कितनी होती है? मैं पहले ही बता देता हूँ, 10,000 की फीस होती है इसकी। तो नॉर्मल जब बड़ी कंपनीज होती हैं या जेन्युइन आपका केस होता है तभी आप यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि इनके पास ये भी राइट होता है कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो आपका 10,000 डूब गया। ठीक है, सो रजिस्टर्ड पर्सन या पर्सन डिजायरियस टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, वही एलिजिबल पर्सन है। एलिजिबल डाउट्स, अब आप क्या क्या डाउट्स पूछ सकते हो वहां पर? आप क्लासिफिकेशन ऑफ पूछ सकते हो कि भाई ये चीज जो है गुड्स के अंदर आएगी या सर्विसेज के अंदर आएगी। आप सप्लाई पूछ सकते हो, सप्लाई है नहीं है, नेचर ऑफ सप्लाई पूछ सकते हो, एग्जम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रेट, पॉइंट ऑफ सप्लाई, नोटिफिकेशन, एप्लीकेबिलिटी उनके ऊपर है या नहीं है, ये सारी चीजें आप जो है पूछ सकते हो। उसके बाद एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है ऑफिस, जीएसटी ऑफिसर से रिलेवेंट रिकॉर्ड्स मांगती है, रिटर्न मांगती है, इस मतलब उनसे कांटेक्ट करती है, और उसके बाद में रिजेक्ट कर सकती है। दो ऑप्शन होते हैं इनके पास अब एडवांस रूलिंग के पास, मैंने आपको बताया था ना, वो एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, देखो एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन, तो प्रोसेस लेंदी होता है, अभी बताऊंगा क्या होता है। और अगर रिजेक्ट कर देती है एप्लीकेशन, तो मैटर पेंडिंग डिसाइडेड एडजुडिकेटेड लेवल या अपेलेंट लेवल। सो मतलब कब रिजेक्ट कर सकती है वो? अगर जो आपने मैटर भेजा है वो किसी कोर्ट के अंदर अपील की हुई है, किसी और पर्सन ने, आपने नहीं, किसी और पर्सन ने, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और सेम चीज पर केस चल रहा है, जो चीज आपने मेरे से पूछी है उसी चीज पर वहां केस चल रहा है, तो वहां पर रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन। या फिर एडजुडिकेशन लेवल पर चल रहा है तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस एप्लीकेशन को भी। इसके अलावा एक्सेप्ट कर ली जाती है। गिव एन ऑर्डर विद इन 90 डेज ऑफ एप्लीकेशन, आपको जो है ऑर्डर दे दिया जाता है। एनी पार्टी कैन गो, तो यहाँ से जो है एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कमिश्नर, सीजीएसटी, एसजीएसटी में कन्फर्म और मॉडिफाई विद इन 90 डेज ऑफ रेफरेंस, मतलब उनके पास वो ऑर्डर चला जाता है ना। अब ये जो ऑर्डर होता है एडवांस रूलिंग जो कि फ्रॉड के बेसिस पर ऑब्टेन की, वो वॉइड होती है। एनी मिस्टेक कैन बी रेक्टिफाई अप टू 6 मंथ तक वो रेक्टिफाई की जा सकती है। अगर जीएसटी ऑफिसर, डिपार्टमेंट वाले भी एडवांस रूलिंग के लिए जा सकते हैं, डिपार्टमेंट को कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो वहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है, वहाँ पर नील फीस होती है, लेकिन अदरवाइज आपको 10,000 की फीस देनी होती है। लेकिन गाइज यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, एडवांस रूलिंग का जो भी आपका डिसीजन होता है वो खाली उस एप्लीकेंट के लिए होता है जिस एप्लीकेंट ने उसको फाइल किया होता है। मैं अगर जाकर के कल को कोर्ट करूं कि इस एडवांस रूलिंग में ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा कर रहा था, तो वो वैलिड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि एडवांस रूलिंग जो है उस ऑफिसर पर ही खाली एप्लीकेबल होगी जिस जुडिरिक्शन का वो रजिस्टर पर्सन है। मान लीजिए एक रजिस्टर पर्सन दिल्ली का, किसी एक जुडिरिक्शन ले लेते हैं, वार्ड नंबर 63 के किसी पर्सन ने एडवांस रूलिंग फाइल करी है
और 10,000 रुपये की फीस पे करी और उसका एक डिसीजन एडवांस रूलिंग ने दिया ना, वो एडवांस रूलिंग का डिसीजन खाली जो वार्ड 63 का ऑफिसर है उसके ऊपर ही अप्लाई होगी। और उससे भी ज़्यादा मैं अगर उसको और स्ट्रिक्ट करूं तो जो एप्लीकेंट है, मैंने मान लीजिए मैंने फाइल करी तो मेरे ऊपर ही वो एडवांस रूलिंग खाली अप्लाई होगी। कोई तमिलनाडु का पर्सन या फिर कोई उत्तर प्रदेश का पर्सन कल को जाकर के मेरे जो एडवांस रूलिंग मैंने लिए उसका यूज करके अपना काम कर रहा है, उसका प्रॉपर ऑफिसर अगर उसको ऑब्जेक्शन करता है तो वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये जो है एडवांस रूलिंग पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। मतलब अगर मैंने ली है तो वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, मेरे पास राइट है कि मैं उस चीज को इस तरीके से ट्रीट कर सकता हूं, ठीक है। और बाकी वो मैंडेटरी नेचर नहीं होती, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं चाहूं तो उसे डिफर भी जा सकता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है जो एडवांस रूलिंग में बताया मैं वही करूं। उसके अलावा भी क्योंकि वो एक तरीके से रूलिंग आपको एडवांस में गाइडेंस दी है डिपार्टमेंट ने कि भाई आप इस तरीके से काम कीजिए, अगर आप उसे डिफर करना चाहते हैं तो करिए, अगर आपको लगता है आप लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं। अच्छा, और क्या वो चेंज हो सकती है? वो बिल्कुल चेंज भी हो सकती है। एडवांस रूलिंग कब चेंज हो सकती है? अगर फैक्ट चेंज होते हैं। मान लीजिए मैंने बोला था कि मैं ये चीज परचेज करता हूं तो उस पर क्या रेट लगेगा, और फिर मैं उसकी जगह दूसरी चीज परचेज करने लगता हूं, तो उस केस में जब फैक्ट ही चेंज हो गए हैं तो वहां पे एडवांस रूलिंग भी चेंज हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। एडवांस रूलिंग जो होती है वो कोर्ट के डिसीजन की तरह नहीं होती। देखो, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आया या हाई कोर्ट का में कोई केस है, कोई ऑर्डर पास हुआ, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो एक स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है जनरली। वैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर भी ऑल ओवर द इंडिया जो है एक्सेप्टेबल होता है, वो एज अ स्टेट स्पेसिफिक नहीं होता है। फिर भी हाई कोर्ट से चलिए सुप्रीम कोर्ट पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया तो वो पूरे इंडिया में हर जगह पर एप्लीकेबल होगा। मैं उसकी तरह काम कर सकता हूं, जो उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है अगर मेरा भी सेम केस है तो मैं उस केस को कोट कर सकता हूं और बिल्कुल मैं उसके लिए एलिजिबल हूं। लेकिन ये जो एडवांस रूलिंग वाला ऑर्डर होता है ये खाली उस पर्सन स्पेसिफिक के लिए ही होता है और जनरली उसी पर अप्लाई होता है। कोई दूसरा पर्सन आकर के उसको उस रूलिंग का जो है यूज नहीं कर पाता। अगर उसको यूज करना है तो उसकी अपनी सेपरेट उसको एडवांस रूलिंग फाइल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, और उसका जो डिसीजन आएगा वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है ना, जो एडवांस रूलिंग ऑर्डर है, ये खाली उस जुरिडिक्शन ऑफिसर पर ही एप्लीकेबल होता है। डिपार्टमेंट पर होता है लेकिन डिपार्टमेंट के भी उस जुरिडिक्शन ऑफिसर में जहां का वो रजिस्टर्ड पर्सन है या जहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएगा ऑब्वियसली, तो उस ऑफिसर पर खाली एप्लीकेबल होगा। तो ये कंसेप्ट होता है हमारा एडवांस रूलिंग का। बेसिकली ये पब्लिक, जनरल पब्लिक की हेल्प के लिए बनाया गया है कि भाई आपको कोई चीज़ कंफ्यूजन हो रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वो आप इसके अकॉर्डिंग जो कर सकते हैं। बाकी इसमें काफ़ी सारी जगह जो है हेल्प भी मिल जाती है टैक्स पेयर को, आप जो है मतलब क्लैरिफिकेशन भी मिल जाती है, तो उसका आप जो है यूज़ कर सकते हो। ये पूरा हमारा एडवांस रूलिंग का गाइस कंसेप्ट था। सो इस तरीके से बेसिकली हमने एडवांस कंसेप्ट सारे कर लिए हैं। थोड़े से प्रोविजंस रह गए हैं हमारे, कौन से, जो एक तो हमारे पेनल्टी के प्रोविजंस मैंने आपको नहीं पढ़ाए एडवांस वाले कंसेप्ट में। पेनल्टी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, और साथ में सेक्शन 132 जो है, सेक्शन 132 का प्रोसिक्यूशन और ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। नो, इसको जो है या तो मैं बीच में किसी सेशन में कवर करूंगा या लास्ट में जीएसटी के सेशंस में इसको कवर करूंगा। बाकी एडवांस वाले कंसेप्ट आपके ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट तो हमने ऑलरेडी कर लिए सारे डिटेल में। अब जो है आपका स्टार्ट होगा क्या, अब आपके प्रैक्टिकल सेशंस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली कल से, नेक्स्ट सेशन से जो है स्टार्ट हो जाएंगे। अब कल मेरे लिए जो कल होता है वो आपके लिए हो सकता है 1 घंटा हो या 2 घंटे हो, तो उसको प्लीज़ माइंड मत करना। आपके अब जो है अपकमिंग सेशंस में आपके प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल सेशंस में जो मैंने आपको छुड़वाए थे बीच के कुछ सेशंस वो भी कवर करूंगा मैं आपको। चलिए जीएसटी एक्ट अब खोल लेते हैं थोड़ा। जीएसटी में गाइस बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ें समझाई हैं, बिल्कुल टू द डिटेल में गया हूं। फिर भी कोई पॉइंट हो सकता है, कोई सेक्शन आपको क्लेरिफाई ना हो, कोई प्रोविजन में कोई भी दिक्कत आती है, तो वैसे आप हमेशा पूछ ही सकते हो, मेरे को कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, Q&A सेक्शन में पूछ लो। आप कहीं से भी जीएसटी में कुछ भी पूछ सकते हो, किसी भी नोटिफिकेशन से पूछ सकते हो, ठीक है। पूरा बेयर एक्ट मैंने आपको दे दिया, सारे रूल्स मैंने आपको दे दिए हैं। सो मैंने अब आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं ये, और इसके साथ साथ लेवी एंड कलेक्शन एडमिन सेक्शन हो गया हमारा। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने कवर कर लिया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया है हमने, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हमने कर लिए हैं, असेसमेंट हमने कर लिया है,
ऑडिट, असेसमेंट ऑडिट, इंस्पेक्शन सर्च, डिमांड एंड रिकवरी हमने आज कर ली है, एडवांस रूलिंग, अपील एंड रिविजन्स कर लिया है। पेनल्टी के कुछ प्रोविजंस बचते हैं, कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस हमारे बचते हैं, वो अभी रहते हैं। बाकी ये जो मैंने आपको छुड़वाए थे ये आपको कल से मैं स्टार्ट करवाऊंगा रिटर्न से रिलेटेड। रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्स और रिफंड, ये वाले टॉपिक स्टार्ट होंगे और ये और प्रैक्टिकल आपका साथ में स्टार्ट हो जाएगा। ये और प्रैक्टिकल सेशंस जो हैं ये दोनों साथ में स्टार्ट होंगे आपके। तो मतलब मैं आपको ये भी समझाऊंगा और प्रैक्टिकल सेशन भी दोनों समझाता हुआ चलूंगा, और रिटर्न फाइलिंग वगैरह जो भी है वो हम समझेंगे। कौन कौन सी रिटर्न डिस्कस करेंगे, जो मेन रिटर्न जीएसटी के अंदर होती हैं। चलो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हुआ चलता हूँ। जीएसटीआर 1 होती है, जीएसटीआर 3B होती है, जो कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर, सर नॉर्मल टैक्स पेयर, रेगुलर टैक्स पेयर जिसको बोलते हैं, उसको जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B फाइल करनी होती है। सेक्शन 10 ध्यान करो, बहुत जल्दी सेक्शन 10 ध्यान करो। सीजीएसटी एक्ट का बताओ मुझे सेक्शन 10 किस चीज का होता है। अब देखो थियोरेटिकल प्रोविजन जो लॉ में लिखा है वो ऑलमोस्ट आप कवर कर चुके हो 90%, तो आपको पता होनी चाहिए इन चीजें। सेक्शन 10 होता है कंपोजिशन लेवी का। कंपोजिशन लेवी जो है उसके लिए जो रिटर्न्स जाती हैं वो जाती है CMP 08, जैसे जीएसटीआर 3B नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए होती है, तो कंपोजिशन लेवी वाले पर्सन के लिए होती है CMP 08। जैसे जीएसटीआर 1 होती है, इनकी जाती है जीएसटीआर 4, लेकिन वो पूरे साल की जाती है जीएसटीआर 4, और CMP 08 एक क्वार्टरली उनको टैक्स पे करना होता है। तो ये बेनिफिट दिया हुआ है कंपोजिट सप्लायर को। इसके अलावा काफ़ी सारी रिटर्न्स होती हैं। हाँ, इसके साथ में एक मेन रिटर्न क्या होती है, जीएसटीआर 9 होती है जो कि आपकी एनुअल रिटर्न होती है। जीएसटीआर 9C होती है जो कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है। ये आपकी मेन रिटर्न है। इन रिटर्न्स को तो मैं इतना डिटेल में बताऊंगा कि एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा। थ्योरी आप समझ चुके हो, टाइप्स ऑफ सप्लाई आप समझ चुके हो। अच्छा, अब अगले सेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप जो टाइप ऑफ सप्लाईज हमने पढ़ी थी, टाइप ऑफ सप्लाईज वाला चैप्टर एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल से हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें आपको काफ़ी सारी सप्लाईज मिलेंगी। तो इसीलिए जो थोड़ा आपका माइंड थोड़ा सा दोबारा से क्लियर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, तो वो एक बार दोबारा से चेक कर लेना, वो वाला सेशन टाइप्स ऑफ सप्लाई वाला। और कल से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल सेशन, रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल डिटेल में, टेंशन नहीं लेनी। अभी तक अगर आपने चीज़ें सारे सेशंस आपने पूरे देखे हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें आगे की बिल्कुल स्मूथली, क्योंकि अब तो रिटर्न फाइलिंग करोगे ना आप, जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको आप अप्लाई करोगे प्रैक्टिकली। आपको बिल्कुल लाइव अपने क्लाइंट का डेटा दिखाऊंगा मैं, कोई कुछ भी हाइड वाइड करके नहीं, पूरा क्लाइंट का डेटा होगा, डिटेल डेटा होगा। और एक्चुअल में सेटअप भी थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, क्योंकि अब इस पे काम नहीं हो पाएगा टैबलेट पे, ऑब्वियसली मुझे सिस्टम पे बैठना पड़ेगा। सेटअप थोड़ा सा चेंज होगा, बट क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बिल्कुल डिटेल वीडियो आपको मिलेगी, बिल्कुल डिटेल कंटेंट आपको मिलेगा। आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।